हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 परिवहन एवं संचार को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। परिवहन एवं संचार किस क्षेत्र में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ता है। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वह आदर्श दशाएं उपलब्ध होती है। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। परिवहन परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग है, जबकि नौ परिवहन तथा जलमार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती है। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान, उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त, आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्ण लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन की विधाएं। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इनका प्रयोग अंतरप्रादेशिक अथवा अंतरा प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करता है। किसी विधा की सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवाएं प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थूल पदार्थों की विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायुमार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे की पूरक होती है। सड़क परिवहन अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली पालकी से 4 व्यक्तियों उत्तर भारत में कहार द्वारा ले जाते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा। क्या आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊँटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है? बिल्कुल देखा है। पहिए के आविष्कार के साथ गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। तो परिवहन में क्रांति कब आई? 18वीं शताब्दी में। किसके बाद? भाप के इंजन के आविष्कार के बाद। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गए।
रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीपीय क्षेत्रों को वाणिज्यिक, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले वाहनों, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़क परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों एवं तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल, अवमल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्री पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर ट्रक और पाइपलाइनें बड़े मालवाहक है। ये आपका पूछा जाता है। ये आपका संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में कहाँ से कहाँ तक, ये आपका स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में रज्जू मार्ग एवं तार गाड़ियां को दिखाया गया है। परिवहन का यह साधन प्रायः तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है, जहां सड़क निर्माण उपयुक्त नहीं है। सामान्यतः मानव कूली, बोझा ढोने वाले पशु गाड़ियों अथवा माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूर्णता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कूलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। अभी भी मनुष्य द्वारा खींचे जाने वाली आपका क्या कहते हैं, कोलकाता में देखा होगा आपने, बोझा ढोने वाले पशु घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों एवं रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तर यूरोप और साइबेरिया के हिमाच्छादित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों की वरीयता दी जाती है, जबकि ऊँटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छक्कड़ों को खींचने में किया जाता है, जिसको हम लोग बैलगाड़ी कहते हैं। इथियोपिया के गांव तेफकी में घोड़ा गाड़ी को दिखाया गया है आपको। सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती है, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होता। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्चा आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती है और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन जर्मनी और अंतर राज्य राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती है। भारी बोझ को ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 1.5 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। इस तथ्य इस बात की ओर संकेत करता है कि विश्व में सड़कों के विकास में प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है।
यातायात प्रवाह। पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की ज़रूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिन के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाए जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। नगरीय परिवहन समाधान, उच्चतर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण एमआरटी, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन के दूरस्थ मार्ग। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। भारत धर्मावर्म टूनी राष्ट्रमार्ग को दिखाया गया है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रत्येक स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट के स्थित न्यू फाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एकारेज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्ग, जिसके अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़े जाएंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्गों एवं जलमार्गों के साथ कई प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिमी में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। मॉस्को आपका रूस की राजधानी। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने रेल मार्ग। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरण के लिए ये सांसो वियतनाम सीमा के समीप, संघाई मध्य चीन, ग्वांगजाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं। एक नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र में चेगडू को लहासा से जोड़ता है। चेगडू और लहासा तिब्बती क्षेत्र में, ये भी तो चीन के अंडर में है अभी। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो वाराणसी से कन्याकुमारी से जोड़ता है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। तो सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा आपका? NH7। ये पूछा जाता है कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से कन्याकुमारी। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज अथवा द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनार्की से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केपटाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रायः सभी देशों में गांवों
एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती है। रेल मार्ग। रेल मार्ग लंबी दूरी तक स्थूल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विद्या है। रेल लाइनों की चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतया बड़ी 1.5 मीटर से अधिक मानक 1.44 मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का उपयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेलें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है। ये दैनिक गाड़ियाँ नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती है और ले आती है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबी रेल यातायात मार्ग है। वियना में ट्यूब रेल को दिखाया गया है आपका। वियना आपका ऑस्ट्रिया। यूरोप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे और बहुमार्गीय है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ सर्वाधिक घनत्वों का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वारसा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीप पारीय रेल मार्ग, वायुमार्ग और सड़क मार्गों के अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेलमार्गों के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधित होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत होती है। मॉस्को में भूमिगत रेलमार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेलमार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेलमार्गों का 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेलमार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे एस्क, अनाज, इमारती लकड़ी और मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेश में पाया जाता है। कनाडा में रेलमार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीप पारीय रेलमार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिमी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेलमार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेलमार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। दक्षिणी अमेरिका में रेलमार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसके नाम है अर्जेंटीना के पंपास। ये आपका अर्जेंटीना का पंपास हो गया। ब्राज़ील के कॉफ़ी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिणी अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेलमार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें पाई जाती हैं, जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय पारीय रेलमार्ग है, जो एंडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस पलाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपैराइजो से मिलाता है। तो ये दोनों कौन कौन सा दर्रा मिलाता है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये कौन सा दर्रा मिलाता है आपका? उस पलाटा दर्रा।
एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेलमार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेलमार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। क्या आप जानते हैं? दूसरा, विशालता महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग हैं। महाद्वीप के प्रमुख रेलमार्ग बेंगुएला रेलमार्ग, जो अंगोटा से कटंगा, जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अंगोला से कटंगा और जाम्बिया किसके लिए है फेमस? तो तांबे के लिए। तांबे के लिए। और पूछा जाता है तांबे की पेटी, तांबे की पेटी किसको कहा जाता है? जाम्बिया को। तंजानिया रेलमार्ग जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेलमार्ग जो स्थलरुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीकी रेल तंत्र से जोड़ता है, और दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केप टाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन। अन्य स्थलों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथियोपिया में रेलमार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग। पार महाद्वीपीय रेलमार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता था। पार साइबेरियन रेलमार्ग रूस का यह एक प्रमुख रेलमार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूरब में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चीता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9322 किलोमीटर है, 9322 किलोमीटर दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण पार महाद्वीपीय रेलमार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ा है। यह रेलमार्ग यूराल पर्वतों, ओब और येनिसी नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र है और इरकुट्स्क एक पर केंद्र है। इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे ओडेसा यूक्रेन, कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया और रोनियांग मकतेन चीन में बीजिंग की ओर। पार कैनेडियन रेलमार्ग, ये हम लोग पहले देख लेते हैं इसको। पार साइबेरियन रेलमार्ग को दिखाया गया है यहाँ पर। ये आपका हो गया सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के मॉस्को से होते होते कजान, और ये ट्यूमिन, ओम्स्क और ये क्रास्नोयार्स्क और आंगार्स्क, ये चीता हो गया आपका। ये आपका लास्ट हो गया आपका व्लादिवोस्टोक। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के आपका हो गया व्लादिवोस्टोक। ये टोटल हो गया आपका कितना? 93222 किलोमीटर हो गया। ठीक है। ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है इधर। और ये बाल्टिक सागर, ये पूछा जाता है बाल्टिक सागर में कौन कौन सा देश सटा हुआ है आपका। शॉर्टकट में आप लोग लीजिएगा आर जी पी, उसके बाद हो जाएगा FSD और ऑल। RGP में क्या हो जाएगा? रूस, जर्मनी, पोलैंड, और FSD में हो जाएगा फिनलैंड और स्वीडन, डेनमार्क, और ऑल में क्या हो जाएगा आपका? एस्टोनिया,
लिथुआनिया, लिथुआनिया और लताविया। आप लोग लिख लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। फिर से मैं बता देता हूँ, बाल्टिक सागर में कौन कौन सा देश सटा हुआ है? शॉर्टकट में आरजीपी, एफएसडी और ऑल हो गया। आरजीपी में क्या हो जाएगा? रूस, जर्मनी, पोलैंड। एफएसडी में क्या हो जाएगा? फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ऑल में क्या हो जाएगा? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया। पार कैनेडियन रेल मार्ग, कनाडा की यह 1750 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कलगैरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को प्रेरी प्रदेश की गेहूं मेखला और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेश से जोड़ने के कारण इस रेलमार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग से थंडर खाड़ी, सुपीरियर झील तक एक संविर्त मार्ग इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात हैं। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग, यह रेल लाइन अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, आगटन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सान फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यात अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी है। ये हो गया आपका पार कैनेडियन रेलमार्ग को दिखाया गया है इसमें। ये आपका कनाडा, वैंकूवर, विक्टोरिया से लेकर कैमलूप्स हो गया, कैलगरी हो गया, रेगिना, विनिपेग और इसको होते होते ओटावा होते होते आपका हैलिफैक्स अटलांटिक महासागर में। ये आपका हडसन की खाड़ी, ये आपका लेब्राडोर सागर को दिखाया गया। ठंडी जलधारा है, ये पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई पारा महाद्वीप रेल मार्ग, यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पर्थ से आरंभ होकर कलगुर्गी, ब्रोकल हिल और पोर्ट अगास्टा से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिणी भाग के आर पार पश्चिम से पूरब को जाती है। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिरदुम लाइन से जोड़ा जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, ये आपका कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। यूरोप महाद्वीप में है। यह लाइन पेरिस से स्ट्रैसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्री। इस्तांबुल कहाँ है आपका? तुर्की। समुद्री मार्ग से लगने वाले 10 दिनों की तुलना में मात्र 96 घंटे रह गया है। इस रेलमार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर का मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी है। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से जोड़ने वाली एशियाई रेलवे की भी निर्माण का प्रस्ताव है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पत्तन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्गों और आंतरिक
जलमार्गों में विभक्त किया जाता है। ये आपको दिखाया गया है ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग को दिखाया गया है आपको। पर्थ से लेकर के कलबुर्गी, फॉरेस्ट, ये पोर्ट अगस्ता, ये ब्रोकेल हिल को दिखाया गया है, और ये पोर्ट पिरी, रोटो, पार्क्स, सिडनी, एलबरी, मेलबॉर्न को दिखाया गया है। ये पूछा जाता है कलबुर्गी किसके लिए फेमस है? सोने की सबसे बड़ी खान है, सबसे बड़ी खान है आपका कलबुर्गी सोने के लिए। ये आपका बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और ब्रोकेन हिल हो गया चांदी के लिए। और ये आपका तस्मान सागर है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पड़ता है आपका तस्मान सागर। एफल टावर से साइन नदी के दृश्य को दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यह नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग बन गई है। समुद्री मार्ग महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती। समुद्री जहाज़ों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूल की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक स्थूल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत रडार, बेतार के तार एवं अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रशीतन कोष्ठक टैंकरों और विशेषीकृत जहाज़ों ने नौभार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व की प्रमुख पत्तनों पर नौभार के निपटान को सरल बना दिया है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग। प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 7.9 में दर्शाया गया निम्नलिखित पृष्ठों के कुछ महत्वपूर्ण मार्गों की विवेचना की गई है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे वृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। दोनों तटों पर पत्तन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध है। तो ये आपका हो गया विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है, आपका व्यापारिक जलमार्ग है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन कहाँ है आपका? अरब में। मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ है। उत्तमास अंतरिक्ष से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिम यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो सुएज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच
व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। ये आपको दिखाया गया है, प्रमुख समुद्री मार्ग और समुद्री पत्तन को दिखाया गया है। ये आपका हो गया एशिया, और ये आपका हो गया नॉर्थ यूएसए, और ये हो गया आपका साउथ यूएसए, और ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका हो गया यूरोप, और ये हो गया अफ्रीका। ठीक है। ठीक, और तो कुछ नहीं बचा। और ये आपका हो गया शंघाई, और हांगकांग कहाँ है? तो चीन में है। याको योकोहामा ये कहाँ है? आपका जापान। ठीक है। पर्थ सिडनी, और ये आपका सब हो गया ऑस्ट्रेलिया। और ये ऑकलैंड कहाँ है? आपका न्यूजीलैंड। आप लोग लिख लीजिएगा, मैप में लिख लीजिएगा, इससे दिमाग में रहेगा। ये आपका हो गया वैंकूवर कहाँ है? आपका कनाडा। ये सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑरलियंस कहाँ है? आपका नॉर्थ यूएसए। ये पनामा हो गया। पनामा ये स्थल संधि क्या कहते हैं, नॉर्थ यूएसए और साउथ यूएसए को डिवाइड करने वाला पनामा। ये रियो डी जेनेरियो आपका हो गया ब्राज़ील। ये कराची हो गया पाकिस्तान। ये अपना भारत मुंबई। ये सुएज नहर हो गया आपका, ये लंदन हो गया। ठीक है। ये आपका पूछा जाता है, सुएज नहर कौन कौन से सागर से मिला हुआ है, मतलब डिवाइड होता है? भूमध्य सागर और लाल सागर। ये आपका मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, और ये हिंद महासागर कोलंबो हो गया श्रीलंका। ठीक है। और ये हो गया अदन हो गया आपका अरब, और ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। और एक ये आपका है जो होनोलुलु कहाँ है? आपका हवाई द्वीप की राजधानी है ये पूछा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर के पार यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीका देशों की दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, प्लाटा, ज्वारनदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ है। रियो डी जेनेरो और कैपटाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन हैं। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग विस्तृत उत्तरी प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों द्वारा संचालित होता है जो होनोलुलु में मिलते हैं। वृहद वृत्त पर स्थित सीधा मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है और यात्रा की दूरी को कम करके 2480 किलोमीटर आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तनों को एशिया के पत्तनों से जोड़ता है। यह है वैंकूवर आपका कनाडा, सिएटल, पोर्टलैंड, सान फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और याकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में परिकीर्णित द्वीपों से मिलता है। प्रकीर्णित द्वीपों से मिलता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग,
फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किलोमीटर है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पत्तन है। तटीय नौ परिवहन, यह स्पष्ट है कि जल परिवहन का सस्ता साधन है, जबकि सामुद्रिक मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में सेनेगन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देश के तट को दूसरे सदस्य देश के तट को जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरें, सुएज और पनामा दो ऐसी महत्वपूर्ण मनुष्य निर्मित नौ वाहन नहरें अथवा जलमार्ग है जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वारों का काम करती है। ये आपका पूछा जाता है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्लस प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुएज नहर, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज पत्तन के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए किया गया है। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तरमासा अंतरिक्ष मार्ग की तुलना में घटाता है। यह जलबंधकों से रहित समुद्र सतह के बराबर नहर है, जो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। ये आपका दिखाया गया है, सुएज नहर को दिखाया जा रहा है। ये आपका भूमध्य सागर हो गया, ठीक है। ये सुएज नहर हो गया। उत्तर में हो गया, नॉर्थ में आपका पोर्ट सईद हो गया और साउथ में हो गया आपका सुएज। साउथ में ये पूछा जाता है। ये आपका ये आपका भूमध्य सागर हो गया। ये आपका लाल सागर यहाँ पर है। ग्रेट बियर झील हो गया आपका, ये पोर्ट सईद से लेकर के यहाँ पर कैरो भी जा रहा है आपका। ये आपका हो गया भूमध्य सागर और ये हो गया आपका लाल सागर। यहाँ पे हो गया सुएज नहर। अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान, जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमासा अंतरिक्ष मार्ग के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे सुएज तक जाता है और फिर इस्माइलिया से एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी से एक नौगम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से इस्माइलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और सुएज नहरों को ताज़े पानी की आपूर्ति की जाती है। पनामा नहर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये पूछा जाता है, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जलडमरुम्दीय अरे यार कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है, जिसने दोनों की ओर 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया गया है। लगभग 75 किलोमीटर लंबी है, जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र है तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई
की समुद्री सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। ये आपको दिखाया गया है, पनामा नहर को दिखाया गया है आपको। ये आपका पनामा नहर हो गया, अटलांटिक महासागर, और ये आपका प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आप यही जलबंधक है, ये आपका जलबंधक है, ये वाला पार्ट। और ये ग्यूले बारकट और पेड्रो मिकेट लॉक्स को दिखाया गया है ये पर। ये आपका पनामा हो गया। ये आपका लॉक सिस्टम है, इसमें लॉक सिस्टम ये वाला। टोटल कितना है आपका? 6 है। इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्व एशिया के मध्य की दूरी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग, नदियाँ, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नावें तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों का विकास नहरों की नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाए जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। उसे सघन वनों से क्षेत्रों में मात्र नदियों की परिवहन की साधन होती है। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जलमार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्ग के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेलमार्गों के साथ प्रतिद्वंद्विता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यंत खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाले जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। आंतरिक जलमार्ग उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन है जहां नदी चौड़ी, गहरी एवं गाद से मुक्त है। ये दिखाया गया है आपको। आंतरिक जलमार्गों के रूप में नदियों की सार्थकता घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्रों में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों की नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जलमार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। राइन जलमार्ग। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रभावित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबाई में नौकायन योग्य है। सामुद्रिक पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रभावित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसलडोर्फ राइन नदी पर स्थित पतन है। रूर के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। ये पूछा जाता है, राइन नदी आपका हो गया यूरोप का व्यस्तम नदी है आपका। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोयला नदी किसको कहा जाता है? रूर नदी को कहा जाता है। रूर नदी। और भारत की रूर नदी किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को।
दामोदर नदी को। राइन जलमार्ग को दिखाया गया है, एक मिनट, राइन जलमार्ग को दिखाया गया है। ये आपका राइन जलमार्ग ये हो गया आपका रोटरडम से लेकर के आपका इधर आपका जर्मनी हो गया, जर्मनी हो गया, और ये आपका बेसल, बेसल हो गया, रोटरडम से लेकर के हो गया बेसल। डेन्यूब जलमार्ग, यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वी यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेवीरन तक नौकायन योग्य है। मुख्य निर्यात किए जाने वाली पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। ये डेन्यूब नदी को पूछा जाता है, ये कहाँ जा कर के मिलती है? ये काला सागर में, काला सागर में जा कर के गिरती है डेन्यूब नदी। और ये काला सागर के आसपास कौन कौन सा देश है? तो ब्लैक सी। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, बर्गर टी, बर्गर टी। तो बर्गर टी से क्या हो जाएगा? बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, रोमानिया और टर्की। ये पूछा जाता है, लिख लीजिएगा आप लोग। वोल्गा जलमार्ग, रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वोल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किलोमीटर तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर में मिल जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर इसको मॉस्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ती है। कैस्पियन सागर से कौन कौन सा देश मिलता है आपका? तारीख पे तारीख मैंने बताया था, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान और आपका कजाकिस्तान। और ये वोल्गा जलमार्ग को हम लोग कहते हैं, ये कहा जाता है, क्या हो गया, इसको हम लोग कहते हैं रूस की गंगा। रूस की गंगा कहा जाता है वोल्गा जलमार्ग को। और ये आपका रूस की सबसे बड़ी नदी है आपका। वृहद झीलें, सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, उत्तर अमेरिका की वृहद झीलें सुपिरियर, ह्यूरन, ईरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वाइलैंड नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जलमार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुरी वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलुथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पतन की सुविधाओं से युक्त है। इस प्रकार विशाल सामुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक नौकायन करते हैं, परंतु इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया जाता है। ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है सुपिरियर और ह्यूरन नदी और ओंटारियो सू नहर, ग्रेट लेक्स में कौन कौन सा आता है आपका? सुपिरियर हो गया, ह्यूरन हो गया, ईरी हो गया, ओंटारियो, ये पूछा जाता है। और विश्व का मीठा झील किसको कहा जाता है? सुपिरियर झील को। मिसिसिपी जलमार्ग, ये कहाँ? यूएसए में। मिसिसिपी उनोहियो जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है।
कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। वायु परिवहन ने संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालयी प्रदेश में भूस्खलन, एवेलांस अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। साल्सबर्ग हवाई पत्तन पर एक वायुयान को दिखाया गया है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित अवस्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतारने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पत्तनों का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हीं देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध हैं विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटे से अधिक की दूरी पर नहीं है। यह चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ है जो वायुयान बनाते हैं और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध है। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती है। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्ग को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच दूरी का 3.5 घंटे में तय कर लेता है। अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायुमार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिमी पट्टी है। पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वी एशिया में वायुमार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायुमार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है जहां अभिसरित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकृत होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिणी अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 अक्षांशों के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध है। पाइपलाइन जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से सभी परिचित है। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। एलपीजी में कौन कौन सा गैस पाया जाता है ये पूछा जाता है, तो शॉर्टकट हो गया बीपी। आपका बीपी हाई हो गया, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। तो न्यूजीलैंड में आपका हो गया पाइपलाइनों द्वारा दूध भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्र के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसे ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल ले जाती है। कहाँ? मैक्सिको में। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन किलोमीटर कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैसों जैसे जल, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के
अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया गया है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। प्रमुख हवाई पत्तन को दिखाया गया है आपका। ये हो गया वैंकूवर, कनाडा, ठीक है। और ये हो गया मेंट्रियल हो गया, शिकागो हो गया। हम लोग इम्पोर्टेंट को देखते हैं। मैक्सिको सिटी हो गया आपका, और ये हो गया लीमा। सेंटियागो चिली। ये हो गया ब्यूनस आयर्स और रियो डी जेनेरियो आपका ब्राज़ील। ये हो गया आपका न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। ये पेरिस हो गया आपका, जेनेवा हो गया, बर्लिन हो गया, मॉस्को रूस, ठीक है। बर्मिंघम हो गया, लंदन हो गया, ठीक है। और क्या, डकार हो गया आपका सेनेगल का शहर हो गया, सेनेगल का शहर डकार। कैप टाउन हो गया, जोहान्सबर्ग हो गया और हरारे हो गया। और जकार्ता हो गया इंडोनेशिया। और अपना भारत का हो गया कोलकाता हो गया, नई दिल्ली हो गया, ढाका हो गया आपका बांग्लादेश, चेन्नई हो गया भारत का, कराची पाकिस्तान, ठीक है। मॉस्को हो गया रूस हो गया, ठीक। और व्लादिवोस्टोक ये भी आपका रूस हो गया। बीजिंग हो गया चीन, शंघाई चीन, ठीक है। आपका मनीला हो गया फिलीपींस हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, पर्थ, ऑकलैंड और वेलिंगटन हो गया न्यूजीलैंड। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइनों को दिखाया गया है। संचार, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का प्रयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिकी टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन हो गया आपका मोबाइल, ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेधन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिक तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तारों वाली प्रणालियों को उन्नत किया। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीकरण के साथ दूरसंचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उपग्रह संचार, आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़ा विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों के लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फोन करने के लिए एवं छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं अथवा केवल दूरदर्शन टेलीविज़न पर लोकप्रिय कार्यक्रमों को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। 1970 से जब संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पूर्व
पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया है। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया है जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इस तकनीक के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि 500 किलोमीटर की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किलोमीटर की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकास के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1969 को भास्कर 1 का 1979 में तथा रोहिणी का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का प्रक्षेपण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर चैलेंजर तथा इनसेट 1B ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। ये पूछा गया हुआ प्रश्न है। आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था आपका? 19 अप्रैल 1979 को। साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेबसाइट WW जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलती नौका में, उड़ते जहाज़ों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का विस्तार हुआ है, यह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोग्यता 1995 में 5 करोड़, 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़ है। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रह गया। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। जैसे कि करोड़ों लोग प्रति वर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्य, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविज़न और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। यह आधुनिक संचार प्रणालियाँ हैं जिन्होंने परिवहन से कहीं ज़्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यावसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नगरीय नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वनोन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं प्रक्रमों को पहचानने हेतु किया जाएगा। आइए अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ड महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न। किस देश में रेलमार्गों की जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व का 40%। बृहद ट्रंक मार्ग होकर गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, किसको कहा जाता है आपका? पेट्रोलियम। चैलन टनल जोड़ता है? पेरिस, लंदन। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा आपको? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कृपया मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में भी थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स वो लोग भी जान सके। धन्यवाद मित्रों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। हर हर महादेव।